सर साइकिल यात्रा आपने की, किस तरह का रिस्पॉन्स उसको मिला और सरकार ने जो व्यवधान डालने की कोशिश की उसके बारे में क्या है? सबसे पहले मैं सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, हमने नांगल चौधरी से हमारी साइकिल यात्रा शुरू की। और जब साइकिल यात्रा का विचार हमारे मन में आया, कई तरह के साथियों के सुझाव थे, कई तरह की शंकाएं थी, लेकिन एक सभी के बीच साथियों में एक जुनून था कि हाँ, कुछ ऐसा किया जाए जो जिससे कि जन जागरूकता फैले और जो सरकार हमारे मुद्दे को, हमारे आंदोलन को भ्रमित करने के लिए अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कभी इसको आर्थिक भार बताने की कोशिश की जा रही है, कभी देश और प्रदेश दिवालिया होने की बात की जा रही है। उन सभी बातों का जवाब देने के लिए हमने इस यात्रा को करने का निर्णय लिया। और जब नांगल चौधरी से हमारी यात्रा शुरू हुई तो हमें हमारे मन में था कि ये केवल हमारी कर्मचारियों की यात्रा साबित होगी। लेकिन जैसे ही हम नांगल चौधरी से आगे बढ़ते गए, नारनौल तक हम गए, तो कई बीच में जो पंचायतें आई, उन पंचायतों ने हमारी यात्रा का स्वागत किया। उसके बीच में हमने अपनी बात को रखा। वहां के बुजुर्ग, वहां के हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई, हमारे युवा साथी जो उस यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, अपनी बात को हमने उनके उनके बीच में रखा। फिर हमने ये बताने सभी को बताया कि ये मुद्दा केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा आम जनमानस का मुद्दा है। हर कोई, एक गरीब मजदूर और किसान का बच्चा पढ़ लिख कर विधायक नहीं बन सकता, सांसद नहीं बन सकता, लेकिन एक गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार का बच्चा पढ़ लिख कर कठिन मेहनत करने के बाद एक सरकारी मुलाजिम जरूर बन सकता है। उसके लिए जो हमारे माँ बापों ने हमें पेट काट काट कर पढ़ाया, गरीबी के बावजूद भी हमारी महंगी महंगी फीसें भरने का काम किया, केवल इस उम्मीद में कि कल ये सरकारी नौकरी में लगेगा और उसके बाद हमारा और हमारे परिवार का कुछ भला होगा। और पहले तो एक ये कहा जाता था कि ये सरकारी नौकरी का मतलब है कि आपको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन मिलेगी। तो लेकिन वो 2004 में उस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हुए सरकार ने नई बाजार आधारित पेंशन पॉलिसी लाई, जिसको न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से हम जानते हैं, और न्यू पेंशन स्कीम के नाम से ज्यादातर लोग जिसको जानते हैं। वो उसमें हमारे वेतन का पैसा काटा जाता है और सरकार जो आम जनमानस के टैक्स का पैसा है उससे उनको मिलाकर टोटल हमारे वेतन का 24% कुल राशि उसको बाजार में निवेश करती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा नुकसान अगर हम कहें, वो सबसे बड़ा नुकसान है कि उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है, ना ही उसमें पेंशन का कोई प्रावधान है। और मैं तो यहां तक कहता हूँ, वो तो हमारा एक केवल इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो हमारे पैसे को जबरदस्ती काट कर बाजार में निवेश किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट प्लान को कभी भी पेंशन पॉलिसी नहीं कहा जाता, इसमें पेंशन वर्ड जोड़ दिया गया। लेकिन अब जब पीएफआरडीए बिल को पढ़ोगे, उसकी पूरी पॉलिसी को पढ़ोगे, तो आपको कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलेगा कि कर्मचारी जब रिटायर होगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी। इसके खिलाफ हमने यात्रा शुरू की, जन जागरूकता यात्रा शुरू की। और मैं ये मानता हूं कि इस यात्रा के माध्यम से हम जिस मकसद को लेकर चले थे, उस मकसद में हम 100% हम अपना देने को, और जो मकसद लेके लिख दो, मकसद हमारा पूरा हुआ 100 के 100%। आम जनमानस के बीच में मुद्दा पहुंचा। बहुत सारे बुजुर्ग हमें मिलते, हमारी माताएं मिलती, जब उनसे बात होती तो हर एक के मुंह से एक शब्द निकलता है कि जब विधायक और सांसद को एक दिन की सदस्यता पर 3-3, 4-4 पेंशनों का प्रावधान हो सकता है, तो ये तो हमारे बच्चे हैं, ये तो हमारे परिवारों के बच्चे हैं, तो इनको पेंशन का प्रावधान क्यों नहीं। तो उन्होंने भी कहा कि इस अन्याय के खिलाफ वो पूरा समाज हमारे साथ है। चाहे किसान संगठन आए, उन्होंने इस यात्रा में हमारा भरपूर सहयोग किया, चाहे मजदूर संगठन आए, कर्मचारी संगठन तो हमारे पहले दिन से हमारे साथ लगे हुए थे। उसके साथ साथ हमारे छात्र संगठन, युवा संगठन, सामाजिक संगठन, सभी ने भरपूर सहयोग दिया। और नांगल चौधरी से चलती चलती हमारी यात्रा चंडीगढ़ तक एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी थी। आज हरियाणा प्रदेश का मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा होगा, कोई युवा ऐसा होगा, कोई बुजुर्ग ऐसा होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको पेंशन आंदोलन के बारे में जानकारी ना हो। उसके साथ साथ किसान, जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया। और उसके लिए मैं तमाम इन संगठनों का, सभी का बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आपने अपने बच्चों के दर्द को समझा और इस दर्द में, इस आंदोलन में आप हमारे सहयोगी बने। अब आ जाती है सरकार की बात। अगर हम करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सरकार एक भ्रम फैलाने का काम कर रही थी इस आंदोलन में कि देश और प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। पहले तो मैं इसी का जवाब दे दूं, जब देश आजाद हुआ, देश और प्रदेश
गरीबी के हालत में थे, उस समय हमें पेंशन दी जाती थी कर्मचारियों को। और इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत सरकारों ने अपनी नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का काम किया और इस देश प्रदेश को आज इतनी ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। इन कर्मचारियों को उसके अंदर अहम योगदान रहा और इसीलिए कहा जाता है कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है, सरकार के दोनों हाथ होता है जो उसको मजबूती प्रदान करने का काम। लेकिन आज ये सरकारें उस रीढ़ को, उन हाथों को काटने के ऊपर तुली हुई है। दूसरी बात है, आज प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी कहते घूम रहे हैं कि हमारा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। जब देश गरीब था तो पेंशन दी जा रही थी, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो पेंशन काट दी जा रही है। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश दिवालिया हो जाएगा और उसमें समय भी बताया 2030 तक, और उसका उन्होंने आधार किस चीज को माना, और उन्होंने कहा कि एक व्हाट्सएप मैसेज उनको प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई, हमने कहा मुख्यमंत्री जी आपने किस आधार पर ये बयान दे दिया कि 2030 तक दिवालिया हो जाएगा अगर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाती है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा आप व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, देश और प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है कि आप ऐसी नीतियां लेकर आओगे जिससे आम जनमानस का भला होगा, लेकिन अगर व्हाट्सएप मैसेज को देखकर नीतियां बनने लगी फिर तो हो गया देश और प्रदेश का भला। तो उनके पास जवाब नहीं था। हमने पूरे आंकड़े आजादी से लेकर आज तक बजट के सारे आंकड़े हमने दिए। कर्मचारियों की पेंशन के ऊपर पहले भी 4 से 5% ही खर्च था बजट का, और आज भी इतना ही है, और आने वाले समय भी 4, 5, 6% तक ही बजट का खर्च रहने वाला है। उसके लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। और हमने यहां तक भी आंकड़े दिए कि जो नई पेंशन योजना में सरकार अपने शेयर का 14% बाजार में निवेश करती है, अगर उसी पैसे को अपने पास रख लिया जाए, उस पैसे से ही एक कर्मचारी को 10 से 12 साल तक पेंशन दी जा सकती है। और आज एवरेज एज ही अपना आम आदमी की अगर बात करता हूँ 68.5 साल है, कर्मचारी की लगा ले भाई 2 साल और बड़ी ज्यादा होगी उनसे। तो इसके लिए कोई अलग से प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार बार शिक्षा मंत्री जी का मैंने बयान सुना कि मोंटेग अहलूवालिया ने कह दिया कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी होगी। तो पहली बात तो मैं बता दूं, मुफ्त की रेवड़ियां तो वो हैं, एक विधायक बनने के बाद 30 से 40 लाख रुपए की गाड़ी में चलने का काम करता है, बड़ी बड़ी बंगले कोठियां लेने का काम करता है, उसके साथ साथ हवाई यात्राएं फ्री लेने का काम करता है, मुफ्त में इलाज की उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, टेलीफोन की हमारी जो व्यवस्था सुविधाएं हैं वो उनको फ्री मिल रही हैं, नौकर चाकर उनको फ्री मिल रहे हैं। तो क्या ये बिजली उनको फ्री, पानी उनको फ्री, तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? और कर्मचारी तो अपनी पूरी जवानी सरकार की सेवा में, सरकार की नीतियों को आम जनता तक लगाने में लगा देता है, तो उसकी मुफ्त की रेवड़ियां नहीं कह सकते। फिर जिस मोंटेग अहलूवालिया का उन्होंने बार बार जिक्र किया, ये वही अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 2009 में बयान दिया था कि 28 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है। और ये वही मोंटेग अहलूवालिया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए इन्होंने जब अपने ऑफिस की रिनोवेशन करवाई तो ऑफिस के बाथरूम के ऊपर 35 लाख रुपए खर्च कर दिया था। तो उनकी अर्थव्यवस्था तो उनके अपने लिए कुछ है, गरीब आदमी के लिए कुछ है, कर्मचारियों के लिए कुछ है। तो ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इसलिए हम आम जनमानस से भी पुनः, पहले भी उन्होंने हमारा साथ दिया, आगे भी उनसे आग्रह करेंगे कि आगे भी हमारे इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और सरकार से भी आग्रह करूंगा, आपको देश की चिंता है, आपको प्रदेश की चिंता है, उससे कहीं ज्यादा हमारे कर्मचारियों को देश प्रदेश की चिंता है। वो भी चाहते हैं देश प्रदेश तरक्की करे। जब आप उनके बुढ़ापे का सम्मान करोगे, उनकी सामाजिक सुरक्षा देने का काम करोगे, तो वो मन से काम करेगा, खुश होकर काम करेगा और देश प्रदेश को और तरक्की पर ले जाने का काम करेगा। फिर हम एक नारा लेकर इस यात्रा में निकले थे कि हो सकता है सरकार ना माने, क्योंकि ये लाठी डंडे की सरकार बन चुकी है। हमने बहुत बार इनसे आग्रह किया, ज्ञापन दिए, छोटे छोटे धरने दिए, प्रदर्शन किए, बड़ी रैलियां भी हमने की। जब सरकार नहीं मानी तो 19 फरवरी को लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी पंचकुला में इकट्ठा हुआ और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए चंडीगढ़ पहुंचा। लेकिन वहां हुआ क्या, हमारी बात सुनने की बजाय हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई, हमारे ऊपर पानी की बौछारें चलाई गई, यहां तक कि जैसे कि हम आतंकवादियों को काबू में किया जाना हो, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले तक छोड़ दिए गए। हमारी बहुत सी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे भाइयों को सर में चोट लगी, किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा। लेकिन इतनी निर्दयता के बाद भी आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करे। हम
दृढ़ निश्चय लेकर चले हैं, हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हमारा भाई, हमारी बहनें, कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी ये आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार अगर ऐसे नहीं मानी तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत बचती है, वो है वोट की ताकत। इसलिए हम एक नारा लेकर चले कि जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप पुरानी पेंशन बहाल करो, हम आपको धन्यवाद भी करेंगे, आपके साथ खड़े भी होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, हिमाचल प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, वहां के भी मुख्यमंत्री इसी तरह तानाशाही रवैया अपना रहे थे, लाठी डंडे चलाने का काम करते थे। विधानसभा में यहां तक उन्होंने कह दिया था कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ ले। हमने कहा था कि हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा काम तो आम जनमानस की सेवा करना है और हम करते रहेंगे। लेकिन हमने जब वहां वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई, अपनी वोट की ताकत दिखाने का काम किया, न केवल कर्मचारी एकत्रित हुए, आम जनमानस भी इस मुद्दे के ऊपर जब एक हुआ तो वो तानाशाह मुख्यमंत्री को बदलकर वैसी सरकार हमने बनाई जिन्होंने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करी। और मैं तो विपक्ष से भी कहना चाहूंगा, कई बार विपक्ष को क्या लगता है कि कर्मचारी नाराज है, किसान नाराज है, मजदूर नाराज है और सरकार से नाराज है तो आपको ही वोट देगा, आप उनसे सच्चे वादे करो, झूठे करो। ये कर भी चुके हैं, दुष्यंत चौटाला ने हमसे किए थे 2019 के चुनाव में, उनके मैनिफेस्टो में ये सबसे ऊपर मांग थी, उन्होंने हर जगह घोषणा भी करी थी। लेकिन इस बार हम क्लियर कर चुके हैं, विपक्षी दल जो ये क्लियर करेगा कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, हम उनका साथ देंगे। लेकिन वो तभी निर्णय होगा जब चुनाव नजदीक आएगा। अभी सरकार के पास समय है 6-7 महीने का, हमारा सरकार से मांग है और सरकार के खिलाफ ही हमारा संघर्ष ये जब तक जारी रहेगा। अब निर्णय सरकार को, पक्ष को भी लेना है, विपक्ष को। मैं तो विपक्ष के कई नेताओं को देखता हूं, सुनने में खबर आ रही है कि बहुत सारे नेता हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उनको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में हो या नहीं हो। इस बार केवल ये नहीं होगा कि सरकार का विरोध है तो 90 के 90 हलकों में सरकार का विरोध है, 10 के 10 लोकसभा में सरकार का विरोध है। हम उस नेता का, विपक्षी नेता का विरोध करने का काम करेंगे जो हमारी पेंशन का विरोध करेगा। इंडिविजुअल भी हम किसी का विरोध करेंगे। तो ये निर्णय सरकार को लेना है, ये विपक्षी दलों को लेना है, ये सरकार के नेताओं को लेना है, ये विपक्ष के नेताओं को लेना है कि उन्हें कर्मचारियों का साथ चाहिए या नहीं चाहिए।